हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको सुप्रभातम। सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण राधे गुरु जी। राधे गुरुजी। राधे कृष्ण गुरु जी। राधे गुरुजी। सबको प्रणाम। हरे कृष्ण। आइए वापस चलेंगे प्रार्थना की तरफ। सभी सीधे बैठ जाएं। ठीक है। सौमेन भाई, गरिमा बहन, दिव्यांशी बहन, गुड़िया बहन, आकाश भाई, सागर सर, गुड्डी बहन, लिपाक्षी बहन, प्रियदर्शनी बहन, दुष्मंता बहन, योगिनी विदुषी बहन, हम सब चलेंगे प्रार्थना की तरफ। आज हमारी रोशनी बहन के साथ प्रार्थना हम सबकी होनी है। हम सब रोशनी बहन के साथ प्रार्थना करेंगे आज। जी आज थोड़ा सा गला। अच्छा, अभी सही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देख लेते हैं कोई और। विदुषी बहन है क्या? हाँ ठीक है। सुन पा रही है? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बहन, शुरू करें। प्रार्थना के साथ हम सत को प्रारंभ करें। जी, अपने गंतव्य स्थान पर शांति से बैठ जाएं। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, हेड को स्ट्रेट रखेंगे एक सीधी रेखा में। शरीर को बिल्कुल आरामदायक अवस्था में रखेंगे, सुखासन में। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, साइज के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे गहरी सांसों को भरेंगे। पूरी सांसों को भरने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। शरीर को बिल्कुल सहज अवस्था में लेकर आएंगे। एक और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अंदर भरेंगे। श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। मन को एकदम शांत। तीसरी गहरी सांस भरते हुए एक बार ओम का नाद करेंगे। आज गणेश मंत्र से शुरुआत करेंगे। इनहेल। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणगणपतये नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। 3 प्रणाम करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो माता पिता चरण कमले नमः।
हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे चेस्ट के आगे, अनाहत चक्र के पास। सभी लोग आज के दिन के लिए ईश्वर को अपने मन ही मन, अपने भाव के साथ, एक चेहरे पे मुस्कान के साथ प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के इस जीवन के लिए, आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, आज की श्वासों के लिए। गुरु को प्रणाम करेंगे। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक, नमः शिवाय। हाथों को पामी में रब करते हुए आंखों पर लगाएंगे। ऊर्जा को अपनी आंखों में समाहित होने देंगे। आंखों को हथेलियों के अंदर खोलेंगे। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपने माथे से स्पर्श कराएंगे, सिर के ऊपर से। अपने हाथों से अपने आप को, स्वयं को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए, अपने शरीर को स्पर्श करते हुए वेलकम बैक। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरु जी। प्रार्थना के बाद कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती है, और जब कुछ अच्छा प्रार्थना हो तो फिर और भी मन शांत रहने को करता है। तो इसके लिए विदुषी बहन का बहुत आभार। वापस चलेंगे हम सब प्राणायाम के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। हम सब प्राणायाम के अभ्यास शुरू कर दिए हैं, जहाँ पे हमारा पहला प्रोसेस शुरू हो चुका था शायद, है ना? क्या था? सगर्भ निगर्भ सहित प्राणायाम। शहीद प्राणायाम, ठीक है। जी। क्योंकि अभ्यास तो हमने आगे की कक्षाओं में करना है। श्वसन की बात चल ही रही थी, श्वसन पे हम सब काम कर ही रहे थे। कर तो रहे हैं हम सगर्भ निगर्भ, सारा खेल श्वसन पे ही है। सारा खेल प्राणायाम का जो हम खेलने वाले हैं, जिसे जानने वाले हैं, जिसे समझने वाले हैं, वो सब श्वसन पे है। तो सगर्भ निगर्भ तो ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, तो हमें, या कह दीजिए एक सामान्य व्यक्ति को भी पता है कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो यह शारीरिक संसाधन है, क्या है? शारीरिक संसाधन, भोजन, पानी, वायु पर निर्भर करता है। यही तो है ना, भोजन है, पानी है, वायु है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ सप्ताह तक जीवित रह सकता है, बिना जल के कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु वह बिना श्वासों के कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। कोई क्वेश्चन मार्क लगा सकता है कि सर बिना श्वासों के हम कुछ क्षण जीवित रह सकते हैं श्वासों को रोक करके। आपने श्वासों को रोका है, प्राणों ने आपके शरीर का त्याग थोड़ी किया था, आपने श्वासों को रोक के रखा है। अतः हमने त्याग नहीं किया उसका। जब त्याग हो जाएगा तो फिर शरीर को, मन को साधना, रोकना, जानना ये संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य बिना भोजन के, बिना पानी के जीवित रह सकता है, किंतु बिना श्वसन के जीवित रह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की शरीर को, मनुष्य के हृदय को, मनुष्य के मस्तिष्क को निरंतर वायु की, निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। केवल मनुष्य को नहीं, मनुष्य की मस्तिष्क को, मनुष्य को ही नहीं, मनुष्य के हृदय को एवं मनुष्य के शरीर को नित्य और निरंतर वायु की आवश्यकता, श्वसन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति, जिसकी आपूर्ति प्राणायाम के माध्यम से करते हुए हम श्वसन को नियंत्रित करके, श्वसन को एक सही दिशा दे करके, श्वसन को एक सही क्राइटेरिया दे करके हम अपने जीवन के आयाम को विस्तार
दे सकते हैं, जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप सभी को पता है जो मनुष्य भोजन ग्रहण करता है उसका अंतिम ग्लूकोज के रूप में संरक्षित होता है। भाई हम उसके विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप हम सब जितना जानते हैं ईश्वर ने कहीं उससे बेहतर मुझे बताया है, सिखाया है। सबको पता है कि जो मनुष्य भोजन करता है उसका अंतिम जो कण ग्लूकोज के रूप में संरक्षित होता है, और इस कण को ही हम वायु के द्वारा कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज ज्वलन होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। यही जो क्रिया हो रही है इस क्रिया को श्वसन कह रहे हैं। फिर से बता दे, चलेगा? फिर से बता दिया, समझ गए? गुरुजी फिर फिर से से बताइए वो गुरु देखो। जी। हमने कहा जो मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, आप सब हम सब जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का जो अंतिम कण होता है जो ग्लूकोज के रूप में संरक्षित होता है, लिख लीजिए, जो ग्लूकोज के रूप में संरक्षित होता है, और इस कण को हम वायु के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। जो कण संरक्षित हो रहा है कोशिकाओं पर ऑक्सीजन की सहायता से, कोशिकाओं तक पहुंचा रहे, और कोशिकाओं पर ऑक्सीजन की सहायता से इस ग्लूकोज का जो ज्वलन होता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ज्वलन किसका हो रहा है बताइए? ग्लूकोज का। जो ग्लूकोज का ज्वलन हो रहा है और जिससे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, वही कार्बन डाइऑक्साइड का वहीं पर निर्माण हो रहा है। इस निर्माण को ही श्वसन क्रिया कहते हैं। जब श्वसन की बात करते हैं, कहते हैं कि श्वसन के परिणाम से उत्पन्न कार्य जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में घुलकर उसे अशुद्ध बनाती है, और जो उत्पादित ऊर्जा होती है साधक की, वो दिनचर्या के कार्यों में उपयोग आती है, जो उससे एनर्जी बन रही है ना। गाड़ी में फ्यूल डालते तो गाड़ी चलती है। शरीर से काम लेना है, शारीरिक ऊर्जाओं को एक नई दशा और दिशा देनी है, तो अगर यह आपके भीतर ऊर्जा का प्रतिपादन न करे या आपके भीतर ऊर्जा को प्रतिपादित न करे, तो क्या आप अपनी दिनचर्या में ऊर्जाओं के साथ उत्साह के साथ कार्य कर पाएंगे? शायद अपनी भाषा में अपनी तरीके से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। क्यों? कहते हैं अशुद्ध रक्त हृदय में जाता है और हृदय फेफड़ों में भेज क्या करता है? अशुद्ध रक्त जो होता है कहाँ जाता है? विज्ञान के विद्यार्थी बताएंगे। जी जी। अशुद्ध रक्त हृदय में जाता है, हृदय इस रक्त को फेफड़ों में भेजता है, यहाँ फेफड़ों में वायु घटित होती है, और वातावरण से लाई गई जो ऑक्सीजन होती है, जो वातावरण से ऑक्सीजन आती है वो उसमें घुल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवास का रूप लेकर के शरीर से बाहर निकल जाता है। हम्म, कार्बन जी डाइऑक्साइड प्रवास का स्वरूप लेकर के, श्वास प्रश्वास की तो बात कर रहे हैं ना, शरीर से जी बाहर निकल जाता है। इस क्रिया से जो शरीर के तमाम विषैले तत्व होते हैं, तमाम विषैली पदार्थ होते हैं, तमाम विषैली भावनाएं होती, इच्छा शक्ति होती है, प्रश्वास के साथ ही आप चाहो तो बाहर कर सकते हो, और प्रश्वास के साथ हम सब बाहर करते भी हैं। जब आप प्रश्वास के साथ उसे बाहर करते तभी आपका शरीर और मन शुद्ध होता है। छोटा सा उदाहरण, विदुषी बहन ने प्रार्थना किया तो शुरू में मैंने एक लाइन बोला, फिर मैं खुद शांत हो गया, मैं केवल सुन रहा था, और ये जितनी देर प्रार्थना की मैं आंखें बंद करके बस सुन ही रहा था, बस, और सुन ही रहा था बस, बाकी कुछ नहीं बता सकते, सुन रहा था बस। तो फिर जब इन्होंने पामिंग कराई, फिर तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोलूं, बोलने की बहुत इच्छा थी, आपकी तारीफ करने की या कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से जो भाव था ना वो कह रहा कि अभी शांत रहो, उसी में गोते लगाते रहो, चलते रहो, मत बोलो कुछ। लेकिन एक प्रक्रिया है, बोलना है। तो ये शुद्ध शरीर शुद्ध मन जो है ना, साधकी के तभी होते हैं जब प्रश्वास के माध्यम से नगण्यता, नकारात्मकता, शून्यता
विकल्पता, विभिन्नता चली जाती है। और इस सुबह का सत्र तो बहुत अच्छा है, सारी चीजें तो रात को सोते समय चली गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब सब नई तरीके से शुरू हो रही है। और अगर यह प्रश्वास के साथ बाहर न जाए तो बड़े से बड़ा तपस्वी हो, बड़े से बड़ा साधक हो, बड़े से बड़ा अभ्यासी हो, या वो कोई भी हो, न तो उसका शरीर स्वस्थ रह सकता है और न मन स्वस्थ रहेगा। तो आपको और हमको अपनी शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, ऊर्जाओं के प्रतिपादन के लिए, उसको शरीर के भीतर प्रतिपादित कर जीवन को एक नया आयाम देने के लिए जब पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी, और बिना ऊर्जाओं के प्रतिपादन आप किसी भी तरीके का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। हम लोग अनुलोम विलोम कर ले, नाड़ी शोधन कर ले, भस्त्रिका कर ले, भाई ठीक है, क्यों कर रही है क्या? यही तो बात मैंने कही कि श्वसन की बात कर रहे हैं। श्वसन क्या है, मीन्स क्या है इसका, क्यों किया जाएगा भाई? श्वसन की जगह कुछ और कर लेते हैं, क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, वॉलीबॉल मैच खेल लेते हैं, टेनिस खेल लेते हैं, जूडो कराटे खेल लेते हैं, धमा चौकड़ी कर लेते हैं। क्यों? श्वसन की ही बात क्यों कर रहा है? कहते हैं ऑक्सीजन के द्वारा ना, जब हम ऑक्सीजन को नासिका के द्वारा भीतर लेते हैं ना, श्वास और कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका के द्वारा बाहर निकालना जो होता है, प्रश्वास कहलाता है। आप उसे एक्सेल की भी मतलब नाम दे रखे हैं, आप जानते हैं। इस प्रश्वास को संयुक्त रूप से जो हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वायु ऊर्जाओं का जो बाहरी मतलब हमारी वायु है, इसका जो क्या बोल रहा है, प्रतिपादन हो रहा है, इसका जो संयोग बन रहा है, अगर ये दोनों का संयोग ना बने ना, तो या तो व्यक्ति केवल इनहेल करे या ही केवल एक्सेल करे, केवल एक प्रक्रियाओं को अपना करके वो भी जीवित नहीं रह सकता। दोनों का प्रतिपादन ना हो तो, इसलिए दोनों बहुत जरूरी है। और कल की कक्षा में शायद बहुत अच्छी थी ना, दो विषयों पर बात की थी हम लोगों ने, बहुत ढेर सारे आयाम थे। सुख है तो दुख जरूरी है। क्यों? कैसे प्रभु तूने कयानात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। सुख के पीछे दुख, अच्छा के पीछे बुरा, लाभ के पीछे हानि, है ना? पुरुष के पीछे स्त्री, बालक के पीछे पिता, पिता के पीछे पुत्र। मतलब ये संसार की एक व्यवस्था है। सो श्वास के पीछे प्रश्वास होगी। कोई एक बिना अधूरा हो, और कोई एक हो और वो कह दो पूरा हो, तो ऐसा नहीं है। एक बात और, ये चीजें यहीं पर ना तो सामान्य होती है, और ना ही ये चीजें यहीं पर खत्म होती है। क्योंकि अब मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे रहता तो और अच्छे से समझा पाता, थोड़ा सूक्ष्म रूप से आप समझ लीजिए। श्वसन श्वसन की तो बात कर लिया, लेकिन श्वसन तंत्र की संरचनाएं कैसी होती है आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, फिर पढ़ा है? श्वसन तंत्र की संरचनाएं जी। थोड़ा बताइए मुझे, नासिका से शुरू होती है। जी। शुरू करिए थोड़ा सा। जी, नासिका से शुरू होती है गुरु जी। माउथ और हम्म। नासिका दोनों के से शुरू होती है। फिर विंड पाइप जो हमारी नली होती है, भोजन फूड पाइप की नली होती है, ट्रैकिया। फिर एपिग्लॉटिस, कंठ में एक ढक्कन टाइप का वो होता है जिससे फ्लिप फ्लॉप होता है। फिर अंदर ट्रैकिया जाते हैं। फिर ब्रोंकिलाइटिस और अल्वोलाई, जिससे हमारा अंगूर की गुच्छों की तरह अंदर श्वास जो है वो आती है, तो वो ऑब्जर्व करता है, वही अल्वोलाई ऑब्जर्व करता है। और उसको जब छोड़ता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर उसके बाद से नीचे जो है आपका डायफ्राम आता है, जो पूरे जैसे पेट के ऊपरी हिस्से तक जो डायफ्राम होता है, चेस्ट के थोड़ा नीचे लिवर के ऊपर तक, तो वहां तक फेफड़ा पूरा ब्रीथ करता है और छोड़ता है। तो ये श्वसन की क्रिया होती है। ब्रीथ आता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है और कैसे फिर वापस नली से बाहर जाता है। ठीक है, ये तो आपको सूक्ष्म रूप से बता दिया गया है, ठीक है, आप इतना जानते हैं, और बेहतर है इसको थोड़ा और व्यापक बनाएं। क्योंकि जब इसको आप व्यापक बनाते हैं तो यहाँ पे सबको पता है कि जो सामान्य सी बात है कि मनुष्य का शरीर हो या शरीर के विभिन्न अंग हो, है ना, ये विभिन्न तंत्रों का एक संयंत्र है। नया शब्द सुनने को मिला, नया शब्द है आपके लिए। जो मनुष्य का शरीर है, जो मनुष्य का यह देह है,
विभिन्न तंत्रों का एक संयंत्र है। और इस संतंत्र की जब हम बात करते, कहते हैं इसमें पाचन तंत्र, अस्थि तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र आदि प्रमुख तंत्र है। तो ये जो तंत्र है कहाँ पे? एक संयंत्र के साथ जुड़ा है। संयंत्र क्या है? मनुष्य का शरीर है। तो नाम ठीक है, मनुष्य का शरीर विभिन्न तंत्रों का संयंत्र है। कोई पूछे विभिन्न तंत्र तो आप बता देना। पाचन तंत्र, अस्थि तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, बता देना। अब तो गुरु हुई है। अच्छा, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यह जो मनुष्य का शरीर है, यह विभिन्न तंत्रों का एक संयंत्र है। और इस संयंत्र की खूबसूरती यह है कि सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और सब वो एक दूसरे पर आश्रित भी और कार्य भी कर रहे हैं। तो ये जो ढेर सारे तंत्र है, जो एक संयंत्र के क्या है? खूबसूरती है ना। इस संयंत्र का खूबसूरती तो वही है, जैसे धरती का खूबसूरती क्या है? प्रकृति, नेचर। इस भौतिक संसार में नेचर भी एक खूबसूरती ही है। नासिका की बात करते, नासिका करता क्या है? श्वास को भीतर भेजता है, प्रश्वास को बाहर छोड़ता है। मुहाने पे दो नासापट, मुहाना कहते हैं इसको। नाम सुना है ना मुहाना? नहीं ना। कहते चौमुहानी पे मिलेंगे जहाँ चार रास्ते, सुना है? तो शरीर का मुहाना क्या है? यही है, ये शरीर का मुहाना है। देखो, अब विदुषी बहन हंस रही है कि गांव की भाषा में। ये गांव की भाषा नहीं, ये गुरुओं की भाषा है ना। ये गांव की भाषा नहीं, हमने सुनी थी इसलिए मैंने आपको बताई। कहते हैं मनुष्य नासिका से श्वास को भीतर लेता है और नासिका से प्रश्वास छोड़ता है। नासिका मुहानों पर दो नासापट, क्या है? नासापट, नासा ग्रंथि भी इन्हें कहते हैं, नासापुट भी इन्हें लोग कहते हैं, नासापट, नासापट भी कहते हैं इन्हें। ये जो है ना, सबने ओस्टियो कार्टिलेजिनस का नाम सुना है? ओस्टियो कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजियस, हाँ, बोन्स में भी होता है, मसल्स में भी होता है, अमृता बहन लेकिन सुन पा रही है? अमृता बहन जान रही, बताइए बताइए। गुरुजी लिक्विड होता है जो मूवमेंट के लिए मूवमेंट अलाउ करता है जॉइंट्स के बीच में। ठीक है, आते हैं। कहते हैं जब हम ओस्टियो कार्टिलेजिनस की बात करते हैं, कहते हैं ये एक दूसरे से पृथक होते हैं। और नासा रंध्र जो होता है, नासा रंध्र की अंतः भित्ति से नासा शुद्धि नामक एक हड्डी बाहर की ओर निकलती है। उस हड्डी का नाम क्या है? नासा शुद्धि। नासा शुद्धि की बात कर रहा है। कह रहा है नासा रंध्र की अंतः भित्ति से नासा शुद्धि नामक एक हड्डी बाहर की ओर निकलती है, और नासिका के भीतर वातानुकूल नामकरण की क्रिया होती है। किसके कारण? उस हड्डी के कारण जो बाहर निकलती है। अब आप कहेंगे सर एक काम करो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा दो आप। समझिए कि हम किन विषयों को किस तरीके से लेते हैं और लेना कैसे है, क्यों हम जानने की कोशिश नहीं करते। और नासिका के बात में थोड़ा, मतलब नासिका के विषय में थोड़ा सा बता दिया। चलो ग्रसनी की बात कर लेते हैं सब लोग, सेकेंड स्टेप पे चलते। ग्रसनी क्या है? कहते हैं नासिका विवरों से श्वास जो गले की श्वास गले के ऊपर जो ग्रसनी है, श्वास गले के ऊपर की बात कर रहा है ना। श्वास गले के ऊपर की ग्रसनी में जाती, ग्रसनी में क्या होता है? श्वास प्रणाली जो होती है उनका मिलन होता है। श्वास प्रणाल का वहां पे मिलन होता है, वहां पे संयोग होता है। और यह जो श्वास प्रवास का मिलन हो रहा है, जो संयोग हो रहा है, कहते हैं श्वास प्रणाल से नीचे जो हृदय है ना, जो फेफड़े है ना, उसकी ओर गति करता है। यहाँ पे गति करने की बात कही गई है, ध्यान से समझिएगा। जाने और आने के लिए नहीं कहा गया है। कह रहा है गति कर रही है। जाना आना एक सामान्य विषय, गति करना अपने आप में व्यापक विषय हो जाता है।
किस वेग के साथ गति कर रही है, गति क्यों कर रही है, गति करने का मर्म क्या है, और अगर गति नहीं करेगी तो क्या होगा, ये जानना एक साधक का जिज्ञासा होना चाहिए। कर रही है तो बस कर रही है, हम दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं नहीं पता। और ये काम आपका है रिसर्च का। जब बात श्वास प्रणाली की कहते हैं श्वास प्रणाली एक ट्यूब की संरचना होती है, सबको पता है। हिंदी में समझा रहे, समझ आ रही ना। श्वास प्रणाली क्या है, ये एक ट्यूब की संरचना होती है जो उपस्थित और मांसपेशियों तंतुओं से बनी होती है। ये दोनों उसे निरंतर खुला रखते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 10 से 12 ही होती है, कितना होती है, ज्यादा होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी इसकी लेंथ होती है। और आधी गले में आधी सीने में होती है, न तो पूरी गले में होती है ना ही पूरी सीने में होती है, आधी गली और आधी ही सीने में होती है। इस नली में शीलिया नामक छोटे छोटे रोए होते हैं। इस गली में सीलिया नामक छोटे छोटे रोए होते हैं जो हवा में उपस्थित धूल कण पराग विजाति तत्वों को, अन्य विषाक्त विषयों को, अन्य विषाक्त तत्वों को भीतर प्रवेश नहीं करने देते, जो वो रोए होते हैं। विदुषी बहन सुन पा रही है ना? जी गुरुजी। थोड़ा गहरा है क्या? हाँ, थोड़ा शब्दों का मतलब बदलाव है। ठीक है। तो जो छोटे छोटे रोए हैं वो क्या कर रही है, उसको भीतर प्रवेश नहीं करने दे रही है। अच्छा, भीतर किसको नहीं प्रवेश करने दे रही है? नगण्य चीजों को, नकारात्मक चीजों को, धूल को, कण को, डस्ट को। तो इस तरीके से जब उसे वह प्रवेश नहीं करने दे रही है, अगर वो प्रवेश कर जाती तो, अगर वो न रहे और वो प्रवेश करता रहे, कुछ भी धूल हो, डस्ट हो, कण हो, प्रवेश करता रहे, तो आप जो श्वसन प्रणाली का बार बार इतना अभ्यास करते हैं, कितना लाभ मिल जाएगा। श्वासों को छान के नहीं लेंगे, पानी को छान के नहीं लेंगे, चाय तो छान के लेते हैं। अरे ऐसे पी जाओ, चाय की पत्ती ही तो है, नुकसान क्या करेगी बाबा, ऐसे पी जाओ। चाय को छान के लेते हैं। शराब में भी कुछ न कुछ मिला के लेते हैं, कुछ रह जाए तो गिरा देते हैं। और बड़ी अच्छी विषय है कि लेने से पहले पता नहीं क्या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, चेस बोलते हैं, भगवान जाने राम क्या बोलते हैं, मुझे नहीं बताए। फिर उसको थोड़ा सा ऐसे गिराते भी हैं, जब उसे छान सकते हैं। चाय को बिना छाने आप पी नहीं सकते हैं। तो ये जो श्वासों को बिना छाने लेने की प्रक्रिया है, क्या ये सही है? बाहर की चीजों से सीख ले, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा हो, हमें राम भगवान का नाम याद आता है, आदरणीय रामकृष्ण भाई जी हमारे वीडियो ऑन करके भी बैठे देखो। हाँ जी। तो ये हमें और आपको समझना पड़ेगा कि जिन विषयों को हमें सलीके से अपनी दिनचर्या में, अपनी ऋतुचर्या में, रात्रिचर्या में इन्वॉल्व करनी है, हम उससे करते तो हैं लेकिन विधि के अनुसार नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। छोटा सा उदाहरण है भाई जी, या आप सभी लोग बताइएगा, अगर आप मार्केट में अपनी आंखों की सेफ्टी के लिए चश्मा पहन के निकलना शुरू कर दीजिए, क्यों? लोग आपसे पूछेंगे जरूर, आंख में प्रॉब्लम है क्या, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है क्या, फ्लक्चुएट कर रहा है क्या? जरूर पूछेंगे। और अगर आप इस तरीके के चश्मे नहीं यूज करते जो रिप्रेजेंट करे कि शायद आंखें खराब है, आप थोड़ा ब्लैक डार्क चश्मे यूज करो, है ना, ब्लू यूज करो या जो कुछ भी अदर कलर के, तो और कहेंगे ओहो, आजकल देखो स्मार्टनेस तो चरम सीमा पे जा रही है। बुढ़ापे में इनको ना अपना बचपन याद आ रहा है। ये जो विचार है जो आप और हम ले करके या किसी का सुन करके अपनी विधि को परिवर्तित कर देते ना, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और श्वसन इसके लिए आपको परमिशन नहीं देते। कहते हैं श्वास प्रणाली की जब बात करते हैं, श्वसन प्रणाली जो है सीने में 2 भागों में विभाजित होती है।
दो भागों में विभाजित होती है, जिन्हें क्रमशः दक्षिण एवं वाम श्वास नली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण और वाम के नाम से जाना जाता है ना, दक्षिण मीन्स दाया और वाम मीन्स बाया। सूर्य नमस्कार में भी आप सभी लोग करते हैं। दूसरा, दाई श्वास नली का जो श्वसन नली की जब बात करते हैं दाई की तरफ, कहते हैं दाई श्वसन नली का कोण कम तथा बाई श्वसन नली का कोण अधिक होता है। ये भी कंफर्म है आप लोग, ठीक है। ये दोनों क्रमशः दाएं एवं बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, ठीक है। इतना ही जानते हैं, बस आगे चलते हैं, ढेर सारा यही विषय। आगे श्वसन नलिकाओं की बात कर ही रहे थे। कहते हैं श्वसन नलिका उल्टे वृक्ष की भांति अनेक लघु नलिकाओं श्वसन नलिकाओं के रूप में फेफड़ों में आड़ी तिरछी फैली हुई है। एक सीध में नहीं है, एक जगह पे नहीं है, वो आड़ी तिरछी फैली हुई है। कहां पे? श्वसन नलिकाओं के रूप में हमारी फेफड़ों में फैली हुई है। दूसरा, श्वसन नलिका की जब बात ही कर रहे, कहते छोटी श्वसन नलिका में चिकनी महीन पेशियां होती हैं। जैसे जैसे श्वसन नलिका छोटी छोटी होती जाती है, वैसे वैसे उपस्थिति लुप्त होती जाती है, समाप्त होती जाती है, कम होती जाती है। एक हम प्राणायाम का अभ्यास करें, उस प्राणायाम को समझने के लिए जिस श्वसन की बात कही जा रही है, वो श्वसन का विषय ही इतना व्यापक है कि अगर सामान्य व्यक्ति उस श्वसन की विधि को पढ़ ले या विज्ञान की भाषा में पढ़ ले, तो कहीं ना कहीं उसको अपने प्राणों को आयाम देने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स को आप देख लीजिए, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इतना वो पढ़े है ना, वो उनको पता है क्या पैटर्न है, क्या विधि है, क्या मेथड है। वो बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करते। आप बताइए, जो डॉक्टर्स है, आपने हमने उनको देखा कि वो बहुत समय तक योग करते हैं, बहुत समय तक प्राणायाम करते हैं। उनके चेहरे देख लीजिए, चमकते रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ऐसे कल हम अपने यहाँ एक डॉक्टर से मिले, 55 ईयर ओल्ड, बिल्कुल हमारी तरह। भैया हम तो घबरा गए। हम क्या बताइए, इसमें पता नहीं कौन सा योग है भाई, कैसी योग की शक्ति आदरणीय राम सर, आप भी तो औषधियों के मतलब बहुत बारीक से जानकारियां रखते हैं। 55 ईयर ओल्ड, उनकी शादी आफ्टर 10 ईयर मतलब बड़ी लेडी से हुई है। उन्हें भी देख के आप और हम मतलब शॉक्ड रह जाए। और दोनों सर्जन है, सामान्य वो भी नहीं कि चलो ठीक है आप एमबीबीएस ही रह गया, ऐसे नहीं, सर्जन है दोनों अलग अलग। लेकिन आप देखेंगे घबरा जाएंगे अगर हम कहें कि विदुषी बहन 55 ईयर ओल्ड है, तो कैसा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ था। और वो हमें जानते थे, हम उनका नाम सुने थे, हमारे शहर में हम जाते नहीं थे। तो ये जो श्वसन प्रणाली की जो विधि है ना, जो हम सब चाहे जाने में चाहे अनजाने में हम उसका प्रयोग भी करते हैं, हम उससे जुड़े भी हैं, हम उसके बिना रह भी नहीं सकते, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा भी है। लेकिन न तो हम उसे विधि के अनुसार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहते, दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ना ही उसकी सही और गलत विधि से परिचित होना चाहते हैं। अगर हम सही गलत विधि से परिचित होना ही शुरू हो जाना, तो आधा तो प्राणायाम हमारा ऐसे ही सध जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत साधने से हम अपनी तपस्याओं को सिद्ध नहीं कर सकते जब तक कमियों पर काम नहीं करेंगे। यही तो विषय है, और यहां पे हमको उसको जानना पड़ेगा। श्वसन नलिका की जब हम बात करते हैं, श्वसन नलिका की 25वीं शाखा के बारे में किसी ने सुना है आप लोगों में से? श्वसन नलिका की 25वीं शाखा, शाखाएं भी तो है ना उसकी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो श्वसन नलिका की जब हम बात करते हैं, श्वसन नलिका की जो 25वीं शाखा है, जो सिरे पर फुग्गे नुमा वायु परिवर्तन का इकाई होती है, शरीर पर नहीं, सिर पर फुग्गे नुमा वायु परिवर्तन का इकाई होती है, इसे वायुकूप कहते हैं। और इन वायुकूप में रक्त और वायु के बीच का जो कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है ना,
दोनों फेफड़ों में 30 to 40 करोड़ वायुकोप होते हैं। दोनों फेफड़ों में 30 to 40 करोड़ CR। लंग्स की बात कर लीजिए थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से। सबको पता है लंग्स भी राइट लेफ्ट है ना, एक ही है कि दो है? दो है भी। अच्छा दो है, तब ठीक है। एक एक कक्षा में मैंने ऐसे पूछ लिया रोशनी बहन, मैंने कहा कि एक है कि दो है, तो सामने से उत्तर आ रहा है, अरे शरीर एक है तो एक रहेगा, दो कैसे रहेगा? तो हम भी खुश हुए। अब क्या, ठीक है भाई, कम से कम चलो ये मान तो रहा है कि एक है, कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा है कि नहीं हमारा हृदय हमारे पास नहीं दूसरे के पास है, अभी हम बिना हृदय के। हमने कहा चलो इससे बचे। यहाँ पे फुफ्फुस अर्थात लंग्स की बात हम जो कर रहे हैं, कह रहे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक होता है बायां तथा दूसरा है दायां। बायां फेफड़ा हृदय के लिए स्थान देता है और इसलिए वह दाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। सबको पता है थोड़ा सा छोटा होता है। और दाएं फेफड़ों का वजन जो है वो 625 ग्राम एबव, और बाएं फेफड़े का वजन 550 से 575, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, 575 ग्राम का होता है। और जो फेफड़ों की आंतरिक त्वचा होती है ना, 50 to 70 स्केल मीटर होती है, ना सेंटीमीटर ना मिलीमीटर। स्केल को ही सीएम कहा जाता है गुरु की भाषा में, SC। ठीक है, आगे चलते हैं। हृदय द्वारा भेजा गया जो अशुद्ध रक्त होता है ना, फेफड़ों में जाकर के ही शुद्ध होता है। ये सही है ना, फेफड़ों में ही जाकर के वो शुद्ध होता है। और यहां से ऑक्सीजन या ऑक्सीकृत की जब पुनः रक्त की बात करते हैं, तो रक्त को क्या करता है, पुनः हृदय की ओर वह भेज देता है। अपने पास तो रखता नहीं है, भेज देता। आने और जाने की प्रक्रिया है। सीने की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बात श्वास की चल रही है, श्वसन की बात चली। कहते हैं गर्दन और श्वास पटल के बीच के हिस्से का मतलब जो भाग है ना, उसे सीना कहते हैं। आपकी भाषा में चेस्ट भी और ब्रेस्ट भी, है ना? ठीक है, बीच का भाग। जब हम सीने की बात करते कहते सीना जो होता है, सीने के हड्डी मतलब सीने के सामने की जो हड्डी होती है, सीने के सामने स्ट्रेट, सीने के सामने की जो हड्डी होती है ना, उसे वक्ष हड्डी कहते हैं। हिंदी में पढ़ा रहे, नहीं समझ में आ रहा लग रहा है इसीलिए। नहीं, वक्षस्थल कहते हैं, वो तो पता है। ठीक है, हाँ वक्ष कहते हैं। और रीढ़ की हड्डी में 12 मनके होते हैं। रीढ़ की हड्डी में कितने मनके हैं? 12 मनके हैं। ऐसे अगर हिंदी में कोई पढ़ाए ना, तो बहुत से लोग डॉक्टर बन जाएंगे। अंग्रेजी में रहता है इसलिए हम सब बन नहीं पाता। राम सर जैसे लोग ही डॉक्टर बन पाते हैं। हम लोग तो केवल PhD वाले डॉक्टर बन पाते हैं, स्कॉलर वाले। अब वही भाषा देखिए जो गुरुओं की भाषा बता रहे हैं। क्या है यहाँ पे? रीढ़ की हड्डी में 12 मनके जो 12 पसलियों का संरक्षण देते, 12 मनके और 12 पसलियों को संरक्षण देते। ये पसलियां सामने वक्ष हड्डी से जुड़ी होती है। और इस प्रकार सीना जो होता है ना, सीना पसलियों के पिंजरों से बना होता है। किससे बना होता है? पसलियों के पिंजरों से बना होता है। यह फेफड़ों को बाहरी आघातों से बचाता है। और इन पसलियों के बीच में श्वसन पेशिका होती है जो श्वसन में सहयोग करती है। ये पढ़ के समझ लीजिएगा इसको, प्राणायाम के तो महागुरु बन जाएंगे आप। आगे चलते हैं, श्वास पटल की बात कर लेते हैं। लास्ट डायमेंशन, ये विषय बड़ा है थोड़ा सा, फिर चेंज करेंगे थोड़ा। जब हम श्वास पटल की बात करते हैं, कहते हैं यह उदर और फेफड़ों के मध्य, है ना, एक अर्धचंद्राकार पर्दा होता है। सुना है आपने?
सब लोग बोलेंगे सीताराम पहले। जाग जाओ सुबह सुबह, ये सुबह ही पढ़ाना जरूरी है। साज में तो आधे से ज्यादा गायब होने वाली विषय है। जय श्री सीताराम राम। गुरुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ये विषय साज में आधे से ज्यादा सिर के ऊपर से जाने वाली है, इसलिए अभी देखो, अभी ये हाल है ना, सुबह सुबह उठे हैं। आप कहते सर कोई भजन वाला काम कराते तो अच्छा रहता, सत्संग वाला करेंगे, भजन भी करेंगे। तो ये नासिका का जो विषय है, ये नासापोट का जो नासारंध्र के विषय, ये अगर हमें सही तरीके से अनुभूति कराने के लिए तैयार कर दे तो फिर आनंद की तो बात ही क्या है फिर। जब हम श्वास पटल की बात करते हैं, कहते हैं यह उदर एवं फेफड़ों के मध्य एक अर्धचंद्राकार पर्दा होता है। श्वास कैसा होता है, श्वास का कलर कैसा होता है, कभी जानने की इच्छा होती है मन में? श्वास कैसा होता है कभी नहीं जानने की इच्छा होती है। भाई जी आप विश्वास कीजिए, कोई व्यक्ति जानना नहीं चाहता है कि श्वास कैसा होता है। श्वास वही जो लेते छोड़ते, इनहेल एक्सहेल, श्वास होता कैसा है। मैं आपको बता दूं, आपका विवाह लगने वाला है, लड़की कैसी है ये पता लगाने के लिए आप बिना घर वालों का सहारा लिए उस न जाने कहां कहां से आप षड्यंत्र करके आप जानकारी निकाल लेते हैं। आप पहुंच भी जाते, देख भी लेते भाई वो कब जाती है, कब आती है, किस कौन सी कोचिंग में जाती है, कौन से स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, आप सब पता लगा लेते। कितने जिज्ञासु है आज का मानव। लेकिन जब हम बात श्वासों की करते, श्वास पटल की, वो श्वास पटल है कैसा? यह उदर एवं फेफड़ों के मध्य में रहता है, ये तो ठीक है, लेकिन अर्धचंद्राकार पर्दा होता है यह नहीं पता है। श्वास पटल क्या है? यह अर्धचंद्राकार एक पर्दा होता है जिसकी अवतलता जो होते हैं ना, उदर की तरफ रहती है, जिससे उदर के अंगों को अधिक स्थान मिल सके। इसलिए तो कहते हैं ना, डीप इनहेल करते हैं, डीप। आप डीप करो, जब उधर में जगह रहेगी नहीं तो कहां करेंगे, जरा बता दीजिए। कहते ना डीप इनहेल, योगिनी विदुषी बहनों तो बड़ा डीप इनहेल करवाया है, लोग पता कर लेते इन्हीं से। डीप इनहेल, प्यारी बहना, अगर उधर में जगह रहेगी नहीं तो डीप 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 इनहेल करवा के कहाँ भरेंगे, सिर में? नहीं गुरु जी, क्या? खाली पेट का आवश्यक, खाली पेट होना हाँ आवश्यक है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कह रहा है उधर अंगों को अधिक स्थान मिल सके। अगर अधिक स्थान मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से श्वास पटल को समझ सकते हैं। और जो श्वास पटल है ना, वो उधर की तरफ ही सरकता है। सरकता है का मतलब उधर की तरफ ही प्रवाहित होता है, उधर ही जाता है, उधर पटल की तरफ। और जिससे उधर पटल जो है ना वह समतल हो जाता है, इससे सीने में और सीने का जो क्षेत्रफल होता है वह बढ़ता है और फेफड़ों को अधिक वायु और हवा का स्थान मिल पाता है। अगर उसे अधिक हवा और वायु का स्थान नहीं मिलेगा तो फिर सूक्ष्म रह जाएगा वो, और जब सूक्ष्म रह जाएगा तो जीवन में व्यापकता नहीं आएगी। यहां तक तो ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते, श्वसन की आयतन एवं क्षमताएं आप सभी को पता है। आप कहेंगे सर गणित पढ़ा रहे हैं कि प्राणायाम पढ़ा रहे हैं? आदरणीय रामकृष्ण भाई जी सही है ना? श्वसन की आयतन और क्षमताएं भी तो हम सबको पता होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, लंग्स कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं वो पता होनी हाँ जरूरी तो है। आयतन और बिल्कुल। क्षमताएं तो पता होनी चाहिए। पता चला किसी को नाराजगी हो कि ये हम लोग गणित थोड़ी पढ़ रहे हैं, आयतन और क्षमताएं, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा दे सर, फिर मिश्र ब्याज भी पढ़ा दे, है ना। तो श्वसन की आयतन और क्षमताएं हम इसलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए, हमने कहा था ना हमें खुशियां तब होगी जब आप एक बड़ी चेयर पे बैठोगे और हमें अनुमति लेकर के आपसे कभी मिलने का मौका मिलेगा। वो दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आप ऐसे गुरु बन जाओ, आप ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी बन जाओ, ऐसे शिक्षक बन जाओ, तो ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए ना। फिर तो कोई पूछ लिया तब हम ही शिष्य के रूप में अगले जन्म में आगे आपसे मिले और पूछ लिए, इस जन्म की कुछ चीजें याद रह गई मुझे तो अब मेरे गुरु बनने बैठे रहोगे, तो बताना भी तो जरूरी है ना, कहीं ना कहीं रहनी चाहिए। श्वसन की आयतन व क्षमताएं हर साधक को जाननी चाहिए, और एक योग शिक्षक को श्वसन की आयतन और क्षमताओं को बिना जाने अपने को शिक्षक का प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए। अपने को किसी ने दिया है तो कोई बात नहीं, हमारा हृदय उसे मतलब डिफाइन न करे कि नहीं हम, जैसे हमारा हृदय आज तक डिफाइन नहीं किया ना। हमने कहा था हमने A to Z की यात्रा शुरू की थी और आज ही AP अटका हुआ हूं। ये बात आप हमारे मुख से हमेशा सुनते होंगे ना,
कि हमने यात्रा ए की जेड से शुरू की थी, लेकिन हम ए पर ही हैं, बी पर नहीं गए हैं। अब लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, अब कोई और जगह जाएंगे तो फिर इतना ही समय देना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि इसी में चलते रहो, हो सकता है कभी बी पे पहुंच जाएं, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो सामान्य है ही नहीं। या कोई भी विषय, आप जितना भी अपने जीवन के किसी भी अन्य योग को छोड़ के विषयों को ले लो, व्यापार को ले लो, वो कभी सूक्ष्म नहीं होता, वो कभी छोटा नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता। तो श्वसन की आयतन और क्षमताओं को एक योग शिक्षक को जानना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताएं, है ना, प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताएं बढ़ाने की, घटाने की कोशिश तो करता है, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए प्रयासरत तो रहता है, लेकिन वास्तविक रूप में उसका वर्तमान समय में श्वसन की और शारीरिक क्षमता क्या है, इसका आकलन वो नहीं कर पाता है ना। हम आप इसका आकलन कर पा रहे कि हमारी अभी शारीरिक क्षमताएं क्या है? कोई एक व्यक्ति बता दे कि हमारी शारीरिक क्षमताएं क्या है, एक व्यक्ति बता दे। आप कहेंगे सर बहुत है। ये आपका एक संकल्प हो सकता है, ये आपका एक विश्वास हो सकता है, ये आपका एक प्रतिज्ञा हो सकता है, लेकिन सच में हमारी आयतन कितनी है, हमारी क्षमताएं कितनी है, इससे हम अभी थोड़े से अपरिचित हैं। कहते हैं कि जब प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं को जानने के लिए, अपनी क्षमताओं से परिचित होने के लिए एक बार विचार को मन में उत्पन्न करता है ना, तो उसे रास्ते स्वतः ही मिल जाते हैं। और प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक साधक की, प्रत्येक अभ्यासी की अपनी एक अलग शारीरिक और मानसिक क्षमताएं होती है। यह क्षमताएं निर्भर किस पर करती है? देश, काल, कार्य, परिस्थिति, लिंग आदि पर निर्भर करती है। ये क्षमताएं किस पर? देश, काल, कार्य, परिस्थिति आदि एवं लिंग आदि पर निर्भर करती है कि क्षमताएं हैं कितनी। और श्वसन क्षमता जो है वो शारीरिक क्षमताओं से प्रभावित होती है। श्वसन की क्षमता जो है वो शारीरिक क्षमताओं से प्रभावित होती है। अतः क्षमता का जो मापन है, क्षमता के सीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए। क्षमताओं के बाहर करेंगे, परेशान होंगे। यही तो होता है ना। सामर्थ्य से ज्यादा काम कर लीजिए आप, कभी एक भी दिन मेडिसिन लेना पड़ता है। सामर्थ्य से ज्यादा कार्य कर लीजिए, मेरी तरह रोज सिर पे तेल रख के सोना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारे बाल काले किए हुए, काले हैं नहीं, मजबूरी में ये काले हो गए हैं, हम चाहते नहीं थे। इसलिए कि काम ज्यादा, दर्द बना रहेगा, मेडिसिन ले नहीं सकते, तो पुरानी पद्धति, सिर पे तेल रखो रोज। अब रोज रखते रखते ये काली हो गई, तो इसमें हमारा ही तो लाभ हुआ ना। कोई काला करने के लिए तो मैंने रखा नहीं था, रखा था किसी दूसरे विषय के लिए, लेकिन हो गई। यहाँ पे शारीरिक क्षमताओं की जब बात करते हैं, मनुष्य की जो शारीरिक क्षमताएं हैं, मनुष्य की जो श्वसन की क्षमताएं हैं, मनुष्य के जो श्वसन का पैरामीटर है, जो मापन है, वो मनुष्य को अपनी हद में रह करके, अपनी सामर्थ्य में रह करके और अपनी क्षमताओं में रह करके ही करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। क्यों? चिकित्सा विज्ञान इस अवधारणा को, चिकित्सा विज्ञान का नाम सुना आप लोगों ने? अपनी बात हम नहीं बता रहे हैं। अगर सीमाओं में रह करके किसी का मापन किया जाए ना, तो वो ज्यादा उत्तम और अत्यधिक सक्सेस होता है। चिकित्सा विज्ञान ने इस अवधारणा को माना है कि अधिकतम व न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। अधिकतम व न्यूनतम क्षमताओं को जानना चाहिए, अधिकतम व न्यूनतम क्षमताओं से परिचित होना चाहिए, और अधिकतम तथा न्यूनतम क्षमताओं के विषय से आपको अभिभूत होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। श्वसन का आयतन एवं क्षमताओं का सीमा जो है ना, वो विभिन्न प्रकार का है। कैसा है? विभिन्न प्रकार का है। श्वसन की क्षमताओं की बात कर ले, एक विषय। फिर बाद में कार्य फेफड़ों की क्षमता की बात करेंगे, शेष वायु की क्षमताओं की बात करेंगे,
निरुपयोगी वायु की क्षमताओं की बात करेंगे और अनेक वायु के बारे में भी बात करेंगे। पहला किसका बात कर ले? पहला अच्छा, जो नाम मैंने लिया अभी उस नाम से भी परिचित है आप सभी लोग? ठीक है, सभी बुद्धिजीवी हैं मुझे पता है। तो श्वसन क्षमता की बात कर लेते हैं। सामान्य श्वसन क्षमता की बात करते हैं, श्वसन क्षमता की बात बाद में करेंगे। सामान्यतः एक श्वास में भीतर ग्रहण की गई जो वायु होती है, जो सामान्य वायु होती है, जिन्हें आप श्वसन क्षमता या श्वसन कहते हैं या श्वसन से कनेक्ट कर रहे हैं, वह श्वसन क्षमता कहलाती है। जिन आप प्राण वायु को, जिन श्वासों को आप भीतर ग्रहण कर रहे हैं, और जो श्वास आप भीतर ग्रहण करते हैं ना, वही श्वसन क्षमता कहलाती है। जितना ग्रहण कर पाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दूसरा, इसकी मात्रा अगर देखी जाए ना, तो 500 मिलीलीटर से 600 मिलीलीटर तक होता है, जो आप डीप इनहेल करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं डीप इनहेल, वो रियल डीप इनहेल नहीं होती है। रियल डीप इनहेल नहीं होती है, आप कहते हैं। तो उस रियल डीप इनहेल को हम एक किताबी भाषा में, विज्ञान की भाषा में सामान्य नाम दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बिल्कुल सामान्य कर दें ना, तो आप रियल से भी एकदम विमुख हो जाओगे, चले जाओगे, फिर और नीचे चले जाएंगे। शिक्षक जो कहता है ना, थोड़ा और कोशिश करो, थोड़ा और कोशिश करो, उसके शरीर को तोड़ना थोड़ी चाहता है। वो जानना चाहता है कि इसकी क्षमता इतनी है और ये कर सकता है, इसलिए कहता है कि थोड़ा और करो, थोड़ा और, थोड़ा और, इसलिए कि वो उससे परिचित है। तो एक श्वास को जब आप भीतर ग्रहण करते हैं, जो भी साधक एक श्वास को भीतर ग्रहण करता है, भीतर ग्रहण की गई जो वायु है, जो वायु श्वसन क्षमता कहला रही है, ये श्वसन क्षमता की जब बात करते हैं, इसका पैरामीटर क्या है? कहते हैं 500 मिलीलीटर से 600 मिलीलीटर तक होती है, और यह पुरुषों तथा महिलाओं में एक ही समान होती है। अभी अलग अलग की भी बारी आएगी आगे के विषयों में, देखना अभी आप। तो कितना हो गया? 500 टू 600 मिलीलीटर। कितने बार किया? एक बार किया। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, वो जो एक बार श्वसन की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं ना, एवरेज जो उनका औसतन देखा जाए, औसत देखी जाए ना, वो 200 टू 300 मिलीलीटर है। 2 to 3, 200 से 300 मिलीलीटर। और ये मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं ना, जो थोड़ा बहुत रोज अभ्यास करते हैं। उन भाई बहनों की हम सब बात कर रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करते हैं। और 500 600 मिलीलीटर बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कहते हैं ना, अंतः चतुष्ट इनका जागृत हो गया। इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, इनका लेवल बहुत अच्छा है। वो 500 टू 600 वाली लिस्ट में है वो। इसलिए हमें और आपको आज से ही सजग हो जाना है। इसको स्वीकार कर लीजिए कि सामान्य जो औसत आयु है, औसतन आयु है, जो श्वासों का जो ब्रीथ का लेंथ है, ये इसको समझ लीजिए कि मिलीमीटर में ये जो हमें बताया जा रहा है अभी, 500 से लेकर के 600 मिलीलीटर, ये एक सामान्य औसत बताई गई है। क्योंकि कि ये ऋषियों की भाषा है, अपने अनुसार उन्होंने बताया है ना, 500 से 600 मिलीलीटर। आदरणीय सुरेंद्र सर, उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं ना, उन्होंने अपनी ब्रीथ के बारे में बताया है ना, एक्सप्लेन किया है। तो वो तो सन्यासी है ना, वो तो उनका आहार, उनका व्यवहार सब कुछ संयमित है, तो ये 500 600 जा रहा है। हम तो आधे में भी नहीं है, शायद आधे में होंगे। तुम्हारा तो हाफ हो ही जाएगा। तो 200 से तो 300 सामान्य हो गया ना फिर तो। और होना कितना चाहिए था? 500 से 600। और प्राणायाम के माध्यम से इसे 500 से 600 तक ले जाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना। हमने नहीं कहा कि चला ही जाएगा, हमने नहीं कहा कि कर ही लेंगे, हमने नहीं कहा सिद्धि हो जाएगा, लेकिन पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे और अथक प्रयास करेंगे। चलेगा आदरणीय रामकृष्ण भाई जी?
गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, आपकी जो बुक है, क्या इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा है क्या कुछ? इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इसमें एडेड नहीं है क्या? मेरी बुक? नहीं, वो बुक हाँ, जिस नहीं। बुक से आप पढ़ा रहे हैं, इसमें इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऐड नहीं किया है क्या? जिस बुक को हम पढ़ा रहे हैं उस बुक को आप देखेंगे? हाँ, आप दिखाइए ना। सही बताइए। हाँ, इसका फ्रंट पेज दिखाएं। इन्होंने इसको, बुक मतलब ये नहीं है, आपने डायरी है, नोट डायरी। नोट्स बनाया, ये नोट्स बुक बनाया है, नहीं है, ये मतलब ये आपकी नोट्स है, डायरी है। डायरी है। तो इसमें इंग्लिश ऐड नहीं करे हैं सर? इंग्लिश में हमारे गुरुजनों ने बताया ही नहीं था, हिंदी में ही बताया था। आपको आपको पता है जितने साधु संत महात्मा है, हिंदी ही यूज करते हैं। और हिंदी में ये नोट्स बनी हुई है पूरी। ये डायरी है ये पूरी। सेम टू सेम वैल्यू हम लोग मेडिकल साइंस की बुक जो है, एनाटॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं, बीडी चौरसिया की, सेम टू सेम ये चीज है, जिसको इंग्लिश में इंस्पायरेटरी वॉल्यूम जो कि नॉर्मल है, अच्छा, इंग्लिश में एक्सपायरेटरी बताइए, अभी वॉल्यूम। तो इंग्लिश में होगी। तो हाँ इसमें तो हाँ, हम लोगों ने जो ये विशेष है ये उसको सेम। लिख करके भी चिपका लिया है, फाड़ के भी चिपका लिया है। जी जी गुरु जी। इसीलिए कहते हैं ना, नोट्स बहुत जरूरी है। हमको कभी नहीं लगा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको देखेंगे, अभी मैं आपको बता दूं, श्वसन प्रणाली को मंत्र विधि से देखो समझाया गया। आप देख लो, आप दंग मान जाएंगे आप। जी तो और ये लिखा भी किस हैंड राइटिंग में गया, आप जरा देख लो कितनी अच्छी मेरी हैंड राइटिंग थी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गुरु जी, अच्छा है। तो ये जो बुक है, ये हमने सोचा नहीं था कभी जरूरत पड़ेगी इसकी। आप अगर चाहेंगे तो मैं मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको ब्रीफली मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या हाँ, चीजें बता हैं, दीजिए, कैसे कैसे है। अच्छा रहेगा ना। देखिए, जो हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया, हम तो चाहेंगे कि उससे बेहतर अगर सुरेंद्र सर बताएं, आप बताएं। क्योंकि सभी का फील्ड अलग है ना। मेडिकल साइंस की भाषा तो एक और भी है, डिफरेंट भाषा है, वो थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप बताएं और हम भी सीख लेंगे। इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। यही तो नहीं, सीखने की परंपरा जो है। आप बता रहे हैं सेम टू सेम वही चीजें हैं, बट ये है कि टर्मिनोलॉजी अलग होने की वजह से हम लोग समझ नहीं पा रहे होंगे बहुत सारी चीजें। तो फिर उसका लैंग्वेज की वजह से हम चीजें बहुत सारा हो ग्रेप्स सकता है, नहीं कर बिल्कुल ये पाएंगे, भी तो हो फिर सकता वो है, भाषाएं अलग वो अलग चीजें हैं। हम प्रॉपर। ठीक है, तो आप बताइए। अनुमति देंगे तो मैं इसमें पांच अरे मिनट सर, में। आप बताइए देखिए सर, हम भी दरअसल इनसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर ये विषय बताते नहीं है ना। समय नहीं है उनके पास, उनका दोस्त थोड़ी है। तो अगर आपने इस विषय को अपनी तरीके से हम सब के बीच में रखने की इच्छा एक बार आपके भीतर आई है, तो हम सबसे पहले तो हम आनंदित है कि हमें एक नया विषय सीखने को मिलेगा। और जो सीखना जानता है वही सिखा पाता है। ये जो सीखने के लिए लालायित रहता है, तो नया विषय नई तरीके से नए पैटर्न से हम छोड़ दे, ऐसा तो संभव नहीं। तो हम सबको सीखने का एक नया विषय मिलेगा और नए तरीके से। स्वागत है आपका आदरणीय राम भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसको गुरु जी बोल रहे थे, श्वसन तंत्र के बारे में हम जान रहे हैं। तो श्वसन तंत्र नेजल पैसेज से लेकर के, और अभी विदुषी जी बताया कि क्या एल्वोलाई तक जाता है। एल्वोलाई, एल्वोलाई एक प्लेस है जहाँ की गैसियस एक्सचेंजेज होती है, जो कि हिंदी में विनिमय करके कुछ वर्ड गुरुजी बताए हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये नोजल पैसेज है। नोजल पैसेज फिर आगे जाकर के ट्रेकिया, इसोफेगस, जिसको आहार नाल, श्वसन नाल हमने बोला। तो अब अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, ऑस्टियो, ऑस्टियो करके कुछ यूज किया था, ऑस्टियो कार्टिलेज बेसिकली। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जो रेस्पायरेट, जो इसोफेगस है और उसके सामने जो है आपका एयर पैसेज है ना। तो इसोफेगस जो है और एयर पैसेज जो है, बेसिकली क्या ये पिचक ना जाए, कंट्रैक्ट ना हो जाए, तो इसको होल्ड रखने के लिए एक ऑस्टियोमिन्स होता है, बोन। बोन का एक कार्टिलेज लगा दिया है ताकि वो पिचक ना जाए, संकुचित ना हो जाए। तो वो फिर फर्दर जाता है, फर्दर। अब ये जो है, ये पैसेज अब यहाँ पे हो गया एपिग्लोटिस, जो कि एक फ्लिप लाइक होता है कि ताकि फूड पाइप, फूड जो है वो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें न आ पाए, इसोफेगस और जो एयर पैसेज है उसमें एक तरीके से अलग अलग करने के लिए, कि ताकि एयर पैसेज बंद हो जाए, फूड पाइप में वो अंदर की तरफ जाए। फिर फर्दर क्या, ये बाइफर्गेशन होता है, राइट चला गया, लेफ्ट चला गया, और राइट में नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आपका हार्ट हो गया। तो हार्ट चूंकि स्पेस लेता है, तो इसलिए यहाँ पे एंगल बन जाता है। जैसे अभी कुछ दिनों बताया कि
लेफ्ट में ज्यादा एंगल होता है, लेफ्ट में राइट में कम एंगल हो जाता है। तो इसलिए इन्फेक्शन की भी जो पॉसिबिलिटी होती है, निमोनिया वगैरह होता है, तो एंगल चूंकि लेफ्ट में ज्यादा होने की वजह से जो भी बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली लंग्स की इनर पार्ट तक नहीं जा पाते, वो रुक जाते हैं, चिपक जाते हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल मतलब अप्लाइड लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ताकि मेडिकल टर्म से छोड़ करके बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें। और राइट में क्या होता है कि वो सीधा होता है। तो ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया आके के ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया, आगे वो दो दो हिस्सों में बट गया। फिर आगे आकर के इसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, राइट में सेगमेंट होते हैं, लेफ्ट में सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। तो ये बहुत सारे सेगमेंटों में बट गया। अब इसको सुरक्षा देने के बारे में गुरु जी ने बात की कि इसको हमें सुरक्षा कैसे करना है। तो अस्थि पंजर, जो हम रिब्स बोलते हैं, अस्थि पंजर, तो ये सामने जो स्टर्नम होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपने कुछ बताए हैं, सामने इस पर स्टर्नम बोलते हैं। तो ये पीछे जो है रीढ़ मणिका कुछ बोले हैं आप, जिसको हम वर्टिब्री बोलते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्री हो गया, गर्दन वाला हिस्सा, उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री 12 हो गया। तो रिब्स जो है आगे स्टर्नम में कनेक्ट हो गया, और पीछे जो है ये बोन जो है पीछे जो आपका वर्टिब्री जो है उसमें जाके कनेक्ट हो गया। जो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो हार्ट, जो ये अपर हो गया, और नीचे थोरेसिक, फिर उसके बाद में लंग्स वाला हिस्सा हो गया, फिर लंबर हो गया, फिर सेक्रल हो गया, तो पीछे उसमें जाके कनेक्टेड हो गया। तो ये एक तरीका से सेफ्टी सेफ्टी बन गया लंग्स को प्रोटेक्शन के लिए। अब एक और चीज आपने बताया कि इसको बोला अंतः, डायफ्राम को आपने कुछ बोला अंतः तंत्र, कुछ ऐसा कुछ बोला लेयर, तो डायफ्राम बोलते हैं। जैसे कि विदुषी जी ने बताया कि एब्डोमेन और लंग्स दोनों को सेपरेट करने के लिए एक लेयर होता है डायफ्राम। छोटे बच्चे होते हैं जो एब्डोमिनल ब्रीथ करते हैं, जो योग शास्त्र में हम लोग सीखते हैं कि नाभि की मूवमेंट होनी चाहिए, जिसको हम मेडिकल साइंस में एब्डोमिनल एब्डोमिनल ब्रीथ बोलते हैं। तो एब्डोमिन यानी कि नाभि की मूवमेंट होती है। बट प्रेगनेंसी केस में देखें तो प्रेगनेंसी के 5th मंथ या फिर फर्दर, चूंकि एब्डोमेन में स्पेस कम होने लगता है, तो फिर डायफ्राम उसमें एक्टिव हो जाता है। और फिर जैसे होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीमेल को होता है प्रेगनेंसी के लेटर मंथ में। तो वो चीजें, तो बेसिकली बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बट लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा होगा। अब एक चीज आपने बताया कि सीलिया, वो जैसे हम लोग झाड़ू क्लीन करते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया में बिल्कुल हेयर लाइक सीलिया होते हैं, कि कुछ भी पार्टिकल गया वो चिपक जाएगा उसमें, ताकि लंग्स की इनर सेल यानी कि एल्वोलाई तक ना ही पहुंच पाए। उसके ऊपर अगर हम और नेजल पैसेज यानी कि नोज में आए, तो यहाँ पे कई बार सर्दी में हम देखते हैं कि पानी का डिस्चार्ज होने लगता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इस पे जाके चिपक जाएं। अब गुरु जी इसको क्या बोलते हैं कि हमने सरसों का तेल हमने नाक में खींचना है, तो सरसों का तेल हमने खींच करके एक लेयर बना दिया, और जो डस्ट पार्टिकल है उसमें जाके चिपक जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। और नेजल क्लींजिंग, नेति नेति गुरु जी बताए थे उसमें कि हमने ले करके क्लीन करना है। तो हम उस नेचुरल प्रोसेस को हम और साइंटिफिक वे में, या फिर यूं कहें कि योग शास्त्र में अप्लाई कर दे रहे हैं उसको। तो हम और चीजों को ज्यादा से ज्यादा, अब आपने बताया अभी ये चीज अंतः क्षमता और अ, आयतन और क्षमताएं, तो इसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक बार में हम जितना ब्रीद खींच पाते हैं, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी हम जो खींच पाते हैं, तो वो 5 to 6,000 जो गुरुजी ने बताया वो चीजें हैं। और जो नॉर्मली है, वो नॉर्मली जो अभी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मली हम सांस को खींचे फिर छोड़े, तो जो अभी 500 से 600 ml बता रहे थे, लेकिन 500 से 600 ml जो हम ले रहे हैं, इसके बीच में कुछ ऐसा एयर है, अभी बताएंगे गुरुजी, कि कुछ एयर हाँ ऐसा है कि जो यूज ही नहीं हो रहा, बस यही पड़ा हुआ है केवल ना। ले रहे हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं उसको, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं गुरुजी, भी सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत आसान है ये चीजें, बस लैंग्वेज थोड़ा सा हम लोग मेडिकल साइंस में कुछ बोल रहे हैं, और हिंदी में शायद थोड़ा सा टफ हो, लेकिन बहुत बहुत अच्छा आसान है। है। धन्यवाद रामकृष्ण भाई जी। देखिए दो थैंक यू चीजें सो हैं। मच, आपने मौका दिया, थैंक यू सो नहीं, मच। बहुत अच्छा लगा। देखिए दो चीजें, जैसे आजकल पहले हम सब यूपी बोर्ड से जो विद्यार्थी पढ़े होंगे और जो सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न से पढ़े होंगे, देखिए बहुत फर्क होता है। और हम लोग जैसे गुरु गुरु की परंपरा में रहे, तो आदरणीय रामकृष्ण भाई जी को भी पता होगा कि वो कितना मतलब साइंटिफिक बुक्स या उस तरीके की लैंग्वेज को यूज करते हैं, पहला। दूसरा, दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों का अपना एक लेवल है, कि दोनों दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। लेकिन दोनों का अगर मिश्रण हो जाए, तो हम कह रहे हैं फिर तो आनंद ही आ जाए। जैसे आपने ऑब्वियसली। कहा सर हमें मौका, मैंने कहा जरूर हम भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा विषय है ना, और नई तरीके से। लेकिन यही विषय हम लोगों को जो जिस तरीके से बताया गया, जैसे जो हम लोगों को सिखाई गई,
वो एक ऐसी भाषा में सिखाई गई जो इंग्लिश का एक अक्षर भी नहीं जानता उसको भी समझ में आए। लेकिन आजकल क्या है ना, लोग इंग्लिश थोड़ा ज्यादा जान लेते हैं, हिंदी हम नहीं जान पाते, क्योंकि शुरू से आजकल सभी कॉन्वेंट स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा कमांड हमारा हिंदी पे भी नहीं होने की वजह से चीजें कुछ हमें समझ में नहीं आती। और जहाँ हिंदी थोड़ी शुद्ध हो जाती है वहां तो और कठिन होती है। और ये तो वैसे हिंदी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, अपने आप में ही सारा एक्सप्लेनेशन है। आयतन एवं क्षमता, तो सिंपल हम लंग्स की कैपेसिटी है, इंग्लिश में कैपेसिटी बोल दिया, हिंदी में क्षमता। क्या इसकी कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, बहुत अच्छा, आसान है। अब एक अंतः नहीं, कितना श्वसन। सुंदर लग रहा है आयतन एवं क्षमताएं। मतलब बोलने में भी तो एक जुड़ाव बिल्कुल। है ना, जैसे संस्कृत में हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं और किसी मंत्र को कोई फॉरेनर भाव उसके बड़े अच्छे होंगे, लेकिन शायद जिस तरीके से हमारे यहाँ के जो अनुयायी हैं या जो साधक है वो संस्कृत के भाव से, संस्कृत शब्दों से जब उसे उच्चारित करते हैं, तो दोनों के भाव हो सकता है एकदम उच्च कोटि को हों, लेकिन सुनने में दोनों की जो अनुभूति है वो अलग अलग आपको होगी। अलग अलग होगी, अलग होगी, बिल्कुल। हमने कहा दोनों के भाव एकदम उच्च कोटि के, किसी में कोई कमी नहीं, कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन फिर भी जो सुनने में आपको आनंद देगा ना, वो संस्कृत ही होगा। तो उसी तरीके से दोनों अपनी जगह बहुत जरूरी है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और हाँ, हम इस विषय को थोड़ा हिंदी में रख रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इस विषय को रखना है नहीं, केवल इस विषय को ही बताना था यहाँ पे, क्योंकि आगे से इसी की यात्रा हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो ये जानना जरूरी था कि हमारी क्षमताएं क्या है, हमारे आयतन क्या है, श्वास प्रश्वास। जब हम एक दूसरे से केवल श्वास प्रश्वास के विषय में चर्चा करते हैं, तो पुरुषों में महिलाओं में कितने लीटर इसकी मात्रा होती है, कार्य का क्षमता क्या होता है, या दोनों के कार्य क्षमताओं में डिफरेंसेस क्या होती है, ये सारी चीजें जब हम जान लेते हैं और फिर श्वसन पे काम करते हैं, तो शायद लगता है जहां त्रुटि होनी भी रहती है तो वहां कम त्रुटियां होती है, या हम त्रुटि से बच जाते हैं, यही फायदा होता है। अन्यथा ब्रीथ तो सभी के ठीक है, सभी चल रहे हैं, सभी अपने कंटिन्यू कर्मों में लगे हुए हैं, लेकिन उसे विधि का एक रूप देना, उसे एक सही एरिया देना, ये हमारे जीवन को व्यापक और स्वनिर्मित करती है। गुरुजी बहुत इफेक्टिव हो जाएगा अगर हम जान करके करें ना, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, जैसा कि आप बता अच्छा, रहे हैं। आप एक अनजाने चीज में सब होते लोग जा जान रहा है। लीजिए, आप सब लोग जान लीजिए कि आप लोगों ने बहुत कक्षाएं की होगी हमारे साथ, कभी हमें आसन और ये तोड़ फोड़ मचाते हुए देखा है आपने? मैं कोई गलत नहीं कहता, कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर कोई आसन कर भी लेंगे ना तो एवरेज करते हैं हम। हमको आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, बताए हमें एनआईएस पटियाला ने नेशनल योगासना जज बना रखा है। हम आसन सही करवा सकते हैं, उस तरीके से हम करके दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरी कमांड पकड़ पे बहुत अच्छी है कि हाँ कहाँ 19 है, कहाँ 20 है, और कहाँ पे क्या कमी है ये मैं बता सकता हूँ। आप बहुत सारी इसे करके दिखा दो, तो वो मैं करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि शुरू से वो मेरा भाव नहीं रहा ना। हमने इन विषयों को, जैसे ये विषय जो भी सुनेगा, जो भी करेगा, और इसमें ही इतना ज्यादा लाभ है, इसमें ही इतना ज्यादा है ना कि इससे बाहर हम आप निकल ही नहीं पाते हैं, ये भी तो है ना। किसी भी चीज में जब आप डूबते हैं तो उससे बाहर कहाँ जा पाते हैं? जो आसन में डूबा है वो श्वसन में कहाँ जा पाएगा? जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जो श्वसन में डूबा है उधर कहाँ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और अगर गया तो समझ लो अपनी एनर्जी को कई भागों में वो डिवाइड कर रहा है ना। हम बांट रहे कि नहीं बांट रहे? तो आप लोग बता दो, मेरी कोई, मुझे लगता है मेरे पूरे इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ आदरणीय रामकृष्ण भाई, आप सुन के हंसी मानेंगे। आप मेरे पूरे इंस्टा की, मतलब 10 जो भी जब से बना हुआ है आज तक, अगर उस पर कोई बहुत अच्छे आसन की एक फोटो पड़ी है ना, तो अभी पूर्व के कुछ समय पहले गई एक मिनी स्पॉट के नाम से जाना जाता, उसमें बकाशन शायद मैंने किया था पानी में। जी गुरुजी जी। मतलब अब आप हमें कहो कि सब आप सर वो वाले आसन करके दिखाओ जो विदुषी बहन करती है। सरेंडर। क्यों? क्योंकि हम उनकी तरह नहीं कर सकते हैं, वो हमारा अभ्यास नहीं है। हमारा जो अभ्यास है वो अभ्यास हर एक सामान्य व्यक्ति का है। जैसे श्वसन क्या है, हर एक व्यक्ति का है ना, चाहे वो योग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? चाहे वो
बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ठेला लगा रहा है, खुमचा लगा रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है, मजदूरी कर रहा है, ये तो सबके साथ है ना, जुड़ा हुआ है ना। इसको बेहतर कर लिए, बाकी सब बेहतर हो जाएंगे। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सुकून के लिए, ब्रीथ, है ना, शांति के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। थोड़ा तकलीफ होता है, और वही बीमारी अगर हम ध्यान से दूर कर लें, वही बीमारी अगर हम श्वसन प्रणाली से दूर कर लें, वही बीमारी अगर हम बिना शरीर को और मन को एक क्षण के लिए भी तोड़े, व्यथित किए हुए कर ले, तो ये तो ज्यादा फायदे वाली चीज है। अच्छा, ये शुरू से मेरे साथ रही क्यों? गुरु के संगतों के कारण वो इन सब विषयों पर ज्यादा फोकस्ड करते रहे, श्वसन प्रणाली पे, ध्यान पर, मेडिटेशन वगैरह जो है, और क्रिया पर, इन सब विषयों पर, तो इधर ही ज्यादा भाव लगा रहा, इसलिए शुरू से वो चीजें हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। तो ठीक है, ये सामान्य श्वसन क्षमता आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे फेफड़ों की कार्य क्षमता, फेफड़ों की पूर्ण कार्य क्षमता, शेष वायु क्या है ना, और शेष वायु के बाद भी हम लोग पढ़ेंगे निरुपयोगी वायु। ये सारे विषय हम एक बार पढ़ेंगे। अच्छा, कल क्या है? कल प्रैक्टिस करना है क्या? हाँ ठीक है, तो वो जो पहला अभ्यास था ना, उसके बाद की प्रैक्टिस हम करेंगे, और फिर इस विषय को हम आगे नेक्स्ट। गुरुजी इसमें ज्यादा तो नहीं है, 5 मिनट लगेगा इसमें, निरुपयोगी वायु और जो भी है। रीड डाटा तो है इसमें, इसको खत्म कर देते हैं ना, अगले दिन कुछ अलग पढ़ेंगे। कर लेते इसमें हैं, कुछ डाटा ही है बस। हाँ ठीक रहेगा, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट है, तो लगेंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है। हाँ थोड़ा। फेफड़ों की कार्य क्षमता की बात करते, कहते हैं पूर्ण श्वास पूर्ण प्रवास, पूर्ण श्वास पूर्ण प्रवास, इनहेल एक्सेल, है ना, दोनों। पूर्ण श्वास पूर्ण प्रवास, हम जितनी वायु का उपयोग करते हैं उस वायु को, उसे फेफड़ों की कार्य क्षमता कहते हैं। और महिलाओं में इसकी जो मात्रा होती है 2.5 लीटर से लेकर के 4.7 लीटर तक होती है। महिलाओं में इसकी मात्रा 2.5 लीटर से लेकर के 4.7 लीटर तक होती है, और पुरुषों में इसकी मात्रा 3.5 लीटर से लेकर के 6.5 लीटर तक होती है। खिलाड़ियों में यही मात्रा बढ़ जाती है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ियों में क्या होती है, ये मात्रा बढ़ जाती है, 7 लीटर से ज्यादा हो सकती है, 7 लीटर एबव हो सकती है। और आमतौर पर 4 इंच विस्तार वाले फेफड़े स्वस्थ माने जाते हैं। ये जो हम फेफड़ों की कार्य क्षमताओं की बात कर रहे हैं ना, जो 4 इंच विस्तार वाले फेफड़े होते हैं, वही स्वस्थ माने जाते हैं। आपको चेक करना, खूब भस्त्रिका अच्छे से करना, जम के, खूब बढ़िया से, जितना अच्छे से कर पाए चेक कर लेना आप, पता चल जाएगा। फेफड़ों की पूर्ण कार्य क्षमता की बात कर रहे थे, कहते श्वसन के बाद, और जो श्वसन की क्षमता है ना, श्वसन के बाद और अधिक श्वास भरने की क्षमता कोशिश करते हैं जब हम, तो पहली बार से ज्यादा ही श्वास भरते हैं हर दूसरी बार। किसी ने भी ट्राई किया होगा, एक बार हमने भरा, दूसरी बार भरेंगे उससे ही बेहतर भरेंगे, तीसरी बार भरेंगे उससे ही बेहतर होंगे। कहते हैं इस कोशिश में जितनी वायु, कोशिश में, ट्राई करने में, कोशिश करने में जितनी वायु हमारे फेफड़ों में एकत्रित होती है, उसे फेफड़ों की पूर्ण कार्य क्षमता कहते हैं। दूसरा, यह पुरुषों में 4.6 लीटर से लेकर के 8.5 लीटर तक होता है, और महिलाओं में 3.4 लीटर से लेकर के 7.6 लीटर तक होता है। गुरुजी रिपीट कर दीजिए। हमने कहा कि श्वसन के बाद और अधिक श्वास भरने की कोशिश करना, मीन्स जब एक बार आप श्वास ले लीजिए तो और भी श्वास भरने की कोशिश करना, कहते हैं ना डीप, और भी श्वास भरने की कोशिश करना। और उस कोशिश में जितनी वायु आपके फेफड़ों में एकत्रित होती है ना, उस एनर्जी में, उस ट्राई में आपकी जितनी वायु फेफड़ों में एकत्रित होती है, उसे फेफड़ों की पूर्ण कार्य क्षमता कहते हैं। अर्थात श्वसन के बाद जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, थोड़ा लिया ना, वो क्या है, पूर्ण कार्य क्षमता है। और यह पुरुषों में 4.6 लीटर से लेकर के 8.5 लीटर तक होती है, और महिलाओं में 3.4 लीटर से लेकर के 7.6 लीटर तक होती है। दूध वाले से कह दो 1 लीटर दूध बढ़ा देगा, क्यों विदुषी बहन? 1 लीटर दूध बढ़ा देगा। जी। जूस वाले से कह दो आज
1 लीटर मौसमी का भी जूस पहुंचा देगा। जिस लीटर से सब नियंत्रित होने वाला है, जिस लीटर से सब संतुलित होने वाला है, जिस लीटर से सब बैलेंस होने वाला है, उस लीटर को हम सब जानने की कोशिश नहीं करते। ये थोड़ा सा अनभिज्ञता का विषय है, इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। आगे चलते हैं। शेष वायु की बात करें। शेष वायु क्या है? कहते हैं अवशिष्ट आयतन भी शेष वायु को कहा जाता है। पूर्ण श्वास के बाद, कहते हैं जब आप पूरी श्वास भर लेते हैं, पूर्ण श्वास के बाद फेफड़ों में जो कुछ वायु शेष रह जाती है, पूर्ण श्वास के बाद फेफड़ों में जो कुछ वायु बच जाती है, उसे शेष वायु या अवशिष्ट आयतन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, पुरुषों में जो इसकी मात्रा होती है 900 मिलीलीटर से लेकर के 2200 मिलीलीटर होती है। पुरुषों में इसकी मात्रा 900 मिलीलीटर से लेकर के 2200 मिलीलीटर होती है, और महिलाओं में इसकी मात्रा 800 लीटर से लेकर के 19 है ना 1900 मिलीलीटर होती है। दूसरा, लगभग होती है, बिल्कुल इक्विवेलेंट या फिर एकदम 1900 मिलीलीटर ही नहीं रहेगी, उसके आसपास होती है। और जो अस्थमा के मरीज होते हैं ना, उनमें यह मात्रा और भी ज्यादा हो जाती है। जो निरुपयोगी वायु है, कहते हैं नासिका जो है ना, निरुपयोगी वायु की बात कर लीजिए। अंतिम, नासिका से लेकर के श्वास नली के अंतिम सिरे तक जो वायु होती है उसे निरुपयोगी वायु कहते हैं। यह 150 मिलीलीटर के लगभग होती है। यह वायु का मिलीलीटर में क्षमताएं और आयतन। इसकी प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। गुरुजी इसकी प्रैक्टिस करवाइएगा तो हर एक इंसान को अपनी क्षमता जानने का मतलब पूरा आभास हो कि वो अपनी प्यारी क्षमता बहन, को जान सके। हमारा भाव ही इसी के साथ आया है कि हम आपको प्रैक्टिस से जोड़ पाए, क्योंकि ये विषय सब अब पढ़ते हैं, इस विधि के अनुसार अभ्यास नहीं करते। और हमारा एक ही मूल है कि जो आपको बताया जा रहा है उसे आपको एहसास कराया जाए। दिव्यांशी बहन डरा देती है, हैंड रेस करती है, जब बताइए 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 क्या हो गया? गुरुजी मैं ये जानना चाह रही थी कि आप बता रहे थे कि जो फेफड़ों की चौड़ाई होती है वो 4 इंच होती है और नहीं, मैंने कहा भस्त्रिका। जिसकी 4 इंच तक चली जाए वो फेफड़े स्वस्थ होते हैं। इसमें 4 इंच की क्या आपने है? उसके बाद बोला था कि भस्त्रिका द्वारा जांच सकते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? देखो, जो भस्त्रिका करते हैं ना, तो भस्त्रिका से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है। क्यों भस्त्रिका द्वारा जान सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। आप भस्त्रिका करेंगे तो आपकी कैपेसिटी का एहसास आपको होगा ना। जब आपको अपनी क्षमताओं का एहसास होगा तो उसे आप समझ सकते हो। जब आपको अपनी क्षमताओं का ही एहसास नहीं होगा, आपको अपनी कैपेसिटी का, आप कितने कैपेबल हो या आपको ही पता नहीं होगा, तो फिर जानेंगे कैसे? तो भस्त्रिका करके हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। पहले आप कैपेसिटी को बढ़ाओ, फिर उधर जाओ। ठीक है। तो आज सबसे पहले तो रोशनी बहन का धन्यवाद। बहुत गहरी नींद में हैं आप, आंखों में नींद दिख रही है, हालांकि फिर भी आप स्नान ध्यान करके बैठे हैं और कक्षाएं कंटिन्यू आप कर रही हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये विषय यहाँ पे हो गया। और इस विषय को बहुत सामान्य मत समझिएगा। ये जो हम लोग लीटर मिली लीटर में जा रहे हैं ना, आपको मैं विश्वास दिला दूं, आप मास्टर कर लेना या पीएचडी करना, इस लेवल से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। विश्वास कीजिए, इस लेवल से पढ़ाया नहीं जाता है, इस लेवल से पढ़ा जाता है। इस लेवल से पढ़ने के लिए बताया जाता है। तो बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे आप पढ़ लेना। और आपको इसलिए बताया या सिखाया या समझाया या आपकी भाषा में पढ़ाया जा रहा है। मैंने क्या कहा कि मुझे उस दिन खुशी होगी जिस दिन मुझे अपॉइंटमेंट ले करके आपसे मिलना होगा। उस दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। और ये तभी हो सकता है जब आप इन विषयों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन के आयामों में शामिल कीजिए, दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और इसकी वास्तविकताओं से शो को अनुभूत कराइए, परिचित कराइए। दूसरे की क्षमताओं को बहुत जान लिया हम लोगों ने, अपनी बारी है। दूसरे की शक्तियों से बहुत परिचित हो चुके हैं, अपनी बारी है।
और ये आप जिस दिन शुरू करोगे ना, विश्वास कीजिएगा आप, उस दिन से आपके भीतर जो परिवर्तन होगा ना, मैंने क्या कहा, प्रेयर के बाद मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती जब विदुषी बहन ने प्रेयर करा। उस समय मन को सुकून जैसे होता है ना, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा और भी जाओ, और भी जाओ, और भी जाओ। उसी तरीके से जब आप इन विषयों को आरंभ करेंगे ना, विश्वास कीजिएगा आपका ध्यान सब जगह से हट करके केवल इन्हीं विषयों पे लग जाएगा। और ये विषय इतना डेप्थ है, इतना आनंद की अनुभूति कराता है कि आपको ध्यान सीखना नहीं पड़ेगा, ना आपको ध्यान सीखने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। वो विषय आपके समक्ष स्वतः ही दिखाई देगा और आप अच्छे ध्यानी बन सकते हैं। जो बार बार विषय आते हैं ना कि ध्यान कराया नहीं जाता है, ध्यान किया जाता है, तो ये स्वतः से ही होगा। और जब इस विषय में जो लग जाएगा ना, वो और कहीं नहीं जाएगा। मीन्स बहुत ज्यादा अन्य विषयों पर योग से संबंधित उस पे, जैसे आसन हो गया, बहुत उस पे काम करना, टफ काम करना, शरीर को बहुत आसन के लिए प्रिपेयर करना, ये सब विषय से आपका मन खुद ही दूर हो जाएगा। आपका मन उधर से हट जाएगा। आप बहुत ज्यादा आसनों पर फोकस नहीं करेंगे, आसन उतना करेंगे जितना आपके लिए आवश्यक हो। जिन आसनों को आपको जरूरी लगता होगा आप वही करेंगे। आप सबके लिए ज्यादा न तो प्रयास करेंगे ना उसको साधने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि आपका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपको प्रदर्शन करके दिखाना नहीं है। योग का मतलब है स्वदर्शन, आत्मदर्शन, ईश दर्शन, इष्ट दर्शन, आराध्य दर्शन, नॉट प्रदर्शन। सो अब करना ही नहीं है, फिर क्यों उसमें जद्दोजहद में लगे आप? तो ये आपको वहीं पे ले जाएगा। ठीक है, सुन पा रहे, समझ पा रहे आप लोग? जी अरे गुरु भाई जी। थोड़ा मुस्कुराओ, हम तो जगने के बाद देखो हमारी चेहरे की चमक शायद वैसी है जैसे पहले थी, थोड़ी सी है ना, कम हो जाती है तो हमें रोशनी बहन बता देती है कि आज लाइट कम है, थोड़ा सही कर लो सर। तो कम से कम आप लोग थोड़ा आनंदित रहिए, है ना। आज के शब्द को ये विराम दे आदरणीय हमारे राम सर, जल्दी बता दीजिएगा, मेरे लैपटॉप ने अपनी रोशनी कम कर दी है। सॉरी रोशनी बहन जुड़ी हुई है तब उसने सिग्नल दे रखा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। गुरु जी, एक चीज बस शेयर करना था। जैसे अभी आपने, अभी जो दिव्यांशी ने पूछा ना कि क्या है 4 इंच, तो बेसिकली इसको ना आर्मी वाले यूज करते हैं। जैसे एक बार हम ऐसे ऐसे हम चेस्ट का मेजरमेंट कर देते हैं और दूसरी बार बोलते हैं ना कि ब्रीद इन करिए, ताकि लंग्स की आपकी कितनी वाटर एयर को कितना वो सक कर सकता है, होल्ड खींच सकता है, वो चीज मतलब। एक तो मेजर कर लिया ऐसे, और फिर पूरा लंग्स को फुला दिया, तो वो एटलीस्ट 4 इंच होनी चाहिए बेसिकली। मुझे लग रहा है कि यही चीज है जो वो पूछ रहे ठीक हैं। है, वही चीज है, बस इसको यही। और थोड़ा अच्छे से हम लोग वो कर देंगे, इसको है ना बता देंगे। कारण क्या है, मैंने क्यों भस्त्रिका का एग्जांपल दिया था यहाँ पे। जब तक आप अपनी पूरी क्षमताओं के अनुसार अभी अभ्यास करके कुछ लेवल में चेंजेस नहीं लाएंगे, तो अभी सोचिए वर्तमान समय में तुरंत कर ले या हो जाए तो शायद संभव नहीं है। क्योंकि हम सब सामान्य की बात करते हैं ना, जैसे आदरणीय राम सर, अभी देखिए एक बताया गया था जैसे 500 से 600 मिलीलीटर या सामान्य रेशियो बता दिया गया, लेकिन हम सब क्या उसी आहार उसी दिनचर्या में है? वो सामान्य है नहीं है? उसी तरीके से ये भी कम है। बता दिया गया। आर्मी वाले जो नापते ठीक है, वो उनका लेवल भी तो सबसे जाता है, 700 मिलीलीटर प्लस होते हैं उनके। जो खिलाड़ी होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, तो हमारे और आप में तो उनमें बहुत डिफरेंसेस है। तो वो इनहेल एक्सेल करके उसकी आयतन को, क्षमता को या उसकी चौड़ाई को बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी का नहीं हो रहा है तो पहले तो हम उसके लिए अपनी प्रिपरेशन कर ले, तैयारी कर ले। और ये मैं आपको बता दूं, आप खुद अपनी इंची टेप और फीता ले करके ना अपने से नापेंगे, आप घबराइएगा मत। भाई सही बात है, हम एक बार चेक तो कर ही सकते हैं ना। हम अपनी हाइट नहीं नापते, नापते हैं ना। तो जिस दिन ब्रीथ पे अपनी कमांड हो जाएगी ना, उस दिन आप उसे भी चेक कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा आनंदित करने वाला विषय भी तो चलते रहेंगे, है ना। ये ना किसी कंपटीशन में पढ़ा जा रहा है, ना किसी क्विज में पढ़ा जा रहा है। ये तो शौक को जगाने के लिए है और लोगों को वास्तविकताओं से रूबरू कराने के लिए है। अपने साथ 4 नए लोगों के जीवन को आयाम देने के लिए है। जब हम आए जग में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वाइट डिफरेंट। ठीक है, आएंगे इस विषय पर भी। तो देंगे कैसे? यही वो एरिया है जो सरल भी है, अच्छा भी है, अपने को भी आप साध लेंगे, अपनी भी जीवन को कृतार्थता के मार्ग पर, है ना, अग्रसर कर लेंगे, और लोगों के लिए भी एक आप नए आयाम बनेंगे, नए उत्साहक बनेंगे, नए मार्गदर्शक बनेंगे। तो आप स्वीकार करें, इसको कोई बुरी बात नहीं। बाकी आपकी आत्मा जो आपको कहे, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता है ना। आज की शत को विराम दें। आदरणीय रामकृष्ण सर जी ने गुरु कहा जी। उस जी विषय को गुरु जी। खत्म कर दे, कल नए विषय पर रहेंगे। ठीक है, देखिए आपकी बातों का हम सब अनुसरण करते हैं राम सर, ऐसा नहीं है। आपने कहा, हम लोगों नहीं ने नहीं सर, सीखना है आपसे, बहुत कुछ सीखना है अभी। भी, बहुत मतलब सारी चीजें हैं ये आपसे। इसलिए हम ये व्यवहार हम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा ही हमारे गुरुजन भी करते थे। जैसे कोई बालक कह देता था, तो वो इसलिए इस चीज को करते थे, अब मतलब मना नहीं करते थे जान के कि वो किस चेयर पे बैठे, वो इसलिए करते थे कि उसके भीतर का जो विनम्रता है वो बना रहे, और वो भी ये जी चीज, ये गुण सीखे, वो भी ये गुण सीखे। तो इसलिए जरूरी है। जी। तो अगर इस तरीके से आज आपको मिला रहेगा, कल इन फ्यूचर कोई भी अगर आपसे भी कहेगा, तो आप भी इसी विनम्रता के साथ उसे रिप्रेजेंट करेंगे। गुरु जी, एक रिक्वेस्ट है। बताए, हम सब काम करेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि किसी दिन अगर किसी वजह से आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो जो भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा योगा प्रैक्टिस करा हाँ सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल प्राणायाम बिल्कुल। करा सकते हैं, तो कृपया उनको जो है अरेंजमेंट कल क्लास की लगा आपकी दीजिए, मैसेज ताकि देख करके, कल, हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। नहीं नहीं, जी। कल आपके मैसेज देख करके हम लोगों ने शायद शाम के सत्र में बात भी किया था ना, विदुषी बहन थी। जी हम गुरु लोगों जी, ने जी जी, हम आपने लोगों ने आपने सकारात्मक की बोला बात किया था। हमने क्या कहा था? हमने कहा जी जी, मैंने अभी कोई प्रति उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि नहीं दिया उत्तर है। हमें लिख करके नहीं देना है, उत्तर हमें अपने कार्य से देना है। तो आगे कुछ हम लोग अ- ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो कक्षाएं संचालित होती रहे, या वो गैप ना होने पाए। यही उत्तर है ना। मतलब आपकी सहमति यही है। हम लोग भी उसी तरीके से कार्य करेंगे जिसमें कक्षाएं भी मिस ना हो, कोई अगर नहीं आ पाए तो सामने वाला हैंडल कर ले, क्योंकि सीखेंगे भी तो इसी स्टेज पे ना। देख लेंगे, अभी हम लोग अपनी टीम से बात कर लेंगे। अभी किसी का नाम अभी ओपन नहीं करना है ना, कौन आएगा। पता चला किसी का नाम ओपन हो जाए और उसकी नींद ही ना खुले। नाम ओपन हो जाए। देखो, सोने वालों ने है ना अभी शुरू कर दिया है ना। ठीक है रोशनी बहन, घबराना नहीं। अगर आप रहेंगी भी तो आपके सपोर्ट में भी और लोग रहेंगे कि आपको जगा सके। गुरु जी एक्चुअली वो मेरा मेडिसिन है ना, तो उसके बाद वो 8 से 9 मुझे पता तक। है, वो नींद आती है मेडिसिन के बाद ना, उसमें अल्कोहल और तमाम चीजें, मुझे पता है। तो हम आपको कुछ कह नहीं रहे। आदरणीय राम सर, हम इस विषय पर बात कर लेंगे ना, हमारे साथ बहुत से लोग हैं और जो इस विषय पर बहुत अच्छे से व्याख्यान दे सकते हैं। और ऐसा भी है, जैसे मान लीजिए कभी कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं आया और कोई पढ़ाने वाला विषय है, तो हम आपको भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप भी अपनी साइंटिफिक भाषा में बहुत अच्छा ही बताते हैं। हम भी अच्छा लगता है सुन करके, तो इन्हें तो अच्छा लगेगा ही। तो अगर कैसे ऐसा कुछ होने वाला रहेगा तो हम लोग, क्योंकि जी यही गुरु वो जी, स्टेज बहुत है बहुत जहाँ सीखना धन्यवाद। है। देखिए सबकी कमियां जो है यहीं पे हम सब देख ले, उसमें सुधार कर पाए, संशोधन कर पाए, और जो निखर करके आने वाले हैं, है ना, वो निखर करके बिल्कुल सामने आ जाए, है ना। और यहीं पर उनका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, साक्षात्कार भी हो जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। और बस एक अनुरोध है कि देखिए, हम अभी थोड़ा सा विषम तो नहीं कहेंगे, अभी हमारे साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि एक और जिम्मेदारी है जो मेरी थोड़ी सी, यही मुझे बस परेशान करती है हल्का सा। और वो जो जिम्मेदारी है ना, आपको बताऊं कि वही मेरे जीवन की पूंजी है। मैं बहुत रुपया कमा के, बहुत कक्षाएं करा के, अगर उन्हें असंतुलित होने दिया तो फिर ये मेरा जीवन सार्थक नहीं। इसलिए उनका संतुलन बना रहे। अपना जीवन अभी असंतुलित हो रहा है, तो इसमें भी कुछ मर्जी है, और विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से और गुरु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो बस उतना ही सहयोग की मतलब एक भाव है मन में, और संभव होगा तो बस बढ़िया, है ना। ठीक है। और आप लोगों के ही स्नेह से, आप लोगों के भाव से, या जो भाव मन में है, हो सकता है जिस कार्य को हम कर रहे हैं, इस कार्य को वो बहुत बेहतर और व्यापक तरीके से कर पाए, शायद इसलिए उनका जन्म हुआ हो।
तो इसलिए उनकी सेवा में, उनके लिए तो कभी कभी हम आदरणीय सुरेंद्र सर से भी कुछ न कुछ लेते रहते हैं कि क्या किया जाए। तो भाई अनुभवी लोगों से ही तो लेंगे ना, जिनके बच्चे मेरे इतने बड़े हों तो उन तो ज्यादा अनुभव होगा उनको, कभी कभी इनसे भी लेते रहते हैं। तो और बहुत कारगर भी रहते हैं। तो ठीक है, इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम ले ही लेता हूँ। वो दिव्यांशी बहन भी हो सकती है, विदुषी बहन भी हो सकती है, रोशनी बहन तो है ही, मान लीजिए सुधा मैया की तो अनुभव की बात ही नहीं है भाई। सुरेंद्र सर ठीक है, अपने आप में हीलिंग स्पेशलिस्ट है ही, आप भी एक अलग ही फील्ड के ज्ञाता हो। दिव्यांशी बहन शुरू से जिज्ञासु रही, शुरू से जिज्ञासु रही, ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, सीखने की गुण है उसका, आप कह सकते हो। सीमा महतो बहन है जो बोलती नहीं है, शांति बहन है, गरिमा बहन है, ये सागर सर, जितने भी लोग, जीना बहन है ना, आलोक सर, अमृता बहन, ये सब अपने आप में किसी न किसी फील्ड के महारथी है। तो जिस दिन कभी बाई द वे ऐसा होता है, हम उस दिन फाइनल कर देंगे कि आज क्लास कौन कराएगा, हो जाएगा, जो उपस्थित रहता है उनमें से कोई ना कोई करा लेगा, क्योंकि आपकी कक्षा भी हो जाएगी, गैप भी नहीं होगा, और इस विषय को हम तब तक पूरा छोड़ेंगे नहीं जब तक कि ये पूरा ना हो जाए। और इसका एग्जाम्पल है, आप योग दर्शन की कक्षा देख रहे हैं, है ना, जहाँ पे 45 डेज की बात हुई थी और आज 3 महीना हो गया, चौथा चल रहा है, चौथे पाठ के लिए। तो जो कमिटमेंट है वो पूरा करेंगे, हो सकता है 45 की जगह थोड़ा 50 हो सकता है, 60 हो जाएगा बस, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आपको, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बस थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है। चलेगा, करेंगे आप? ठीक है। बिल्कुल गुरुजी, हम साथ साथ हैं। हाँ ये देखिए, ये हुई ना बात, अब बहुत, अब मुझे अब पूरा विश्वास हो। ठीक है, तो आज के सत्र को ये विराम देंगे, हम सब कल अभ्यास में जुड़ेंगे, और हम सब जुड़ेंगे, है ना, हम सब जुड़ेंगे, कोई जाएगा नहीं। ठीक है, तो सभी के भीतर विद्यमान उस दैदीप्यमान शक्ति की, है ना, उस ऊर्जा को, उस केंद्र को, और उस परम सत्ता को हमारा सहृदय प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, राधे सबको कृष्ण। प्रणाम, राधे प्रणाम कृष्ण। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, प्रणाम जी।